हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरियल स्पोर्स। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिन्हें अपने आप में एक हाईली रेजिस्टेंट रेस्टिंग कंडीशन बना लेते हैं। तो जो कि वो कंडीशन जो मतलब स्टेज है जो एक आपकी हाईली रेजिस्टेंस, उसको हम कहते हैं स्पोर्स। जैसे कि बैक्टीरिया मतलब एक राउंडेड टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है, जब बनाता है स्पोर को जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है मान लिया, ठीक है, तो बैक्टीरिया को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, वहाँ पर उसकी डेफिशिएंसी है, तो वो अपने आप को स्पोर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जो स्पोर्स हैं वो देखे थे रॉबर्ट कॉच ने, सर रॉबर्ट कॉच, और उन्होंने देखे थे किसमें, बैसिलस एंथ्रेसिस के अंदर में देखे थे, इसलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। और ये जो बैसिलस एंथ्रेसिस है, इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि ये बिगेस्ट बैक्टीरियम है, तो रॉबर्ट कॉच को हम बोलते हैं फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ओके, और ये कब बनते हैं? ये बनते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में। अनफेवरेबल कंडीशन में, ठीक है। और ये हाईली रेजिस्टेंट होते हैं, जैसे कि ज़्यादातर जो मतलब काफ़ी सारी एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस हो सकते हैं, यूवी रेज से रेजिस्टेंट हो सकते हैं, और काफ़ी सारे जो जनरल केमिकल्स हैं उनसे ये रेजिस्टेंट होते हैं। तो दे आर वेरी हाईली रेजिस्टेंट स्टेट। हाईली रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट मतलब उनसे मरते नहीं है ये, है ना, हाईली रेजिस्टेंट स्टेट है। दे आर लाइक रेजिस्टेंट टू UV rays, they are resistant to UV rays, they are resistant to many chemicals, fine, and ये एक बहुत ही एक्सट्रीमली ड्राई होते हैं, एक्सट्रीमली ड्राई होते हैं। एक्सट्रीमली ड्राई का मतलब ये है कि अगर पानी की कमी भी होगी तो भी ये स्पोर्स सालों तक जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कन्वर्जन कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, मतलब फेवरेबल कंडीशन है, ठीक है, फेवरेबल कंडीशन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर न्यूट्रिशन उसको मिल रहा है, उसका टेम्परेचर, उसकी बाकी सारी कंडीशंस फेवरेबल हैं, बेटर है मतलब उनकी ग्रोथ के लिए। तो क्या होगा, ये बैक्टीरिया है, इसके अंदर DNA है, ये बेसिकली इसकी वेजिटेटिव स्टेट कहलाती है, ठीक है। और अगर अनफेवरेबल कंडीशन हो जाए, अनफेवरेबल कंडीशन, तो ये अपने आप को स्पोर में कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। स्पोर की कई सारी लेयर्स हैं जो भी हम पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली राउंडेड टाइप की स्ट्रक्चर, और जो कि थिक वॉल्ड होता है। ये स्पोर्स की एक खास बात होती है, इसकी जो वॉल है वो थिक होती है, थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर है। ऑब्वियसली इसको थिक वॉल करना पड़ेगा क्योंकि तभी तो रेजिस्टेंट हो सकता है, नहीं बारीकी चीज़ों से नहीं मरेगा बेसिकली, ठीक है। तो थिक वॉल स्ट्रक्चर है, ये स्पोर में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो प्रोसेस है इसको हमने बोला स्पोर बनने को स्पोरुलेशन, तो ये हो गया स्पोरुलेशन, ठीक है। और जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी तो ये जो है वापस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे जर्मिनेशन, ठीक है। और एक खास बात है, एक स्पोर से एक बैक्टीरिया से एक ही स्पोर बनता है, वन बैक्टीरिया वन स्पोर में कन्वर्जन हो रहा है। इसलिए ये जो है ये मेथड ऑफ डिवीजन नहीं है, मतलब ये आपका रिप्रोडक्शन का मेथड नहीं है। तो वन सेल bacterial cell is converted into one spore, and this is not a method of reproduction, not a method of reproduction. फाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके बारे में कि ये अनफेवरेबल कंडीशन में कुछ बैक्टीरिया अपने आप को स्पोर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम दिखाते हैं स्पोर होता कैसा है।
ये देखो, ये आपको एक स्पोर की स्ट्रक्चर दिखाई देगी। ये एक आपका स्पोर की स्ट्रक्चर है। तो स्पोर की जो स्ट्रक्चर होती है इसमें बेसिकली देखो अंदर कोर दिखाई दे रहा है, उसके बाद एक कॉर्टेक्स होता है, ये जो ब्लू कलर है ये कॉर्टेक्स है। मेन 3 चीजें याद रखो, पहले कोर, कॉर्टेक्स और कोट। इसमें होता है सबसे अंदर कोर, फिर आप याद रखो कॉर्टेक्स, और उसके बाद याद रखो कोट। सब सी से हैं। देखो बाहर जो बाहर हम चीजें पहनते हैं उसको बोलते हैं कोट। तो जो सबसे बाहर वाला जो है वो आपका लेयर जो है कवरिंग, वो कोट है। अंदर कोर होता है, हम कहते हैं ना कोर अंदर, जैसे हमारा बॉडी टेम्परेचर, कोर बॉडी टेम्परेचर नहीं, अंदर का जो टेम्परेचर है। तो जैसे कोर हो गया अंदर, बाहर हो गया कोट, और इसके बीच में होगा कॉर्टेक्स। तो पहले तो आप तीनों याद रखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आपको याद रखना है एक इनर मेम्ब्रेन, एक आउटर मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन कहीं अंदर होनी चाहिए, आउटर मेम्ब्रेन कहीं बाहर होनी चाहिए। तो जो कॉर्टेक्स और कोर को अलग करती है ये है आपकी इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन कहीं बाहर होनी चाहिए। तो जो कॉर्टेक्स को कोट से अलग करके रखती है ये है आपकी आउटर मेम्ब्रेन। देखो याद रखना बहुत सिंपल है, कॉर्टेक्स के बाहर की तरफ आउटर मेम्ब्रेन, कॉर्टेक्स के अंदर की तरफ इनर मेम्ब्रेन। पहले तो आप ये ध्यान रखोगे, ठीक है। तो कोर हो गया, कॉर्टेक्स हो गया, कोट हो गया। इन कॉर्टेक्स को कोर से अलग कर रही है आपकी इनर मेम्ब्रेन, और कॉर्टेक्स को बाहर जो कोट है उससे अलग कर रही है आउटर मेम्ब्रेन। पहले आप इतना ही याद रखोगे, ठीक है। अब ये देखो कोर हमारा कवर हो गया, ये देखो कोर हमारा कवर हो गया यहाँ पे। अब कोर के अंदर की तरफ तुम देखोगे यहाँ पे है इनर मेम्ब्रेन। हमने पढ़ा था कोर के बाहर जो है इनर मेम्ब्रेन है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन के बाहर भी एक आपको जर्म सेल दिखाई दे रही है। तो इसको आपको अलग से याद रखना है कि यहाँ पे एक जर्म सेल और होती है। बस ये और याद कर लो आप कि जो इनर मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ एक जर्म सेल और होती है, जर्म सेल लेयर बोलते हैं इसको। ये सबसे बाद में याद रखोगे तो आसान हो जाए याद करना, ठीक है। तो ये जो है आपकी जर्म सेल लेयर होगी। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो कोर है उसको कॉर्टेक्स से, कोर को कॉर्टेक्स से अलग रखने वाली 2 लेयर है। ये देखो कोर को कॉर्टेक्स से अलग करने के लिए हमने भी बात करी थी इनर मेम्ब्रेन है, पर इनर मेम्ब्रेन के साथ साथ एक याद कर लो एक और सेल है, मतलब एक और लेयर है जिसको जर्म सेल लेयर कह रहे हैं। अब ये जर्म सेल लेयर देखोगे तो थोड़ा बाहर है, यानी कि अंदर की तरफ इनर मेम्ब्रेन हो गई, फिर ये जो है आपकी जर्म सेल लेयर हो गई, ठीक है। अब कॉर्टेक्स को कोट से अलग करने वाली तो आउटर मेम्ब्रेन ही है। ये वाली जो मेम्ब्रेन है ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये कोट है। और कोट के बाहर भी होता है एक्सोस्पोरियम, जैसे नाम बता रहा है एक्सोस्पोरियम, यानी स्पोर्स के बाहर की तरफ। तो आप इसको फिर अलग से याद रख लेंगे कि इसके बाहर, सबसे बाहर जो है एक और लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं एक्सोस्पोरियम। तो आई थिंक याद करना आसान है। पहले याद रखो आप अंदर कोर है, सबसे अंदर, बाहर की तरफ कोट है, होता ही एक और पेक्टियल कोट हो गया या स्पोर कोट बोलेंगे इसको। उन दोनों के बीच में कॉर्टेक्स है। सबसे बाहर की जो लेयर है वो एक्सोस्पोरियम होती है, ठीक है। आप जो है देखेंगे तो कोर और कॉर्टेक्स को अलग करने वाली जो लेयर है अंदर वाली वो आपकी होगी इनर मेम्ब्रेन, बाहर वाली होगी जर्म सेल लेयर। कॉर्टेक्स को आउटर कोट से अलग करने वाली, मतलब कोट से अलग करने वाली जो होगी वो होगी आउटर मेम्ब्रेन। तो ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर है एक बैक्टीरिया का, सॉरी बैक्टीरिया के स्पोर का, ठीक है। और आप देख रहे हो राउंडेड है, और ये देखो वॉल कितनी सारी लेयर्स इसमें बनी है। तो ये थिक वॉल की स्ट्रक्चर है जिससे कि ये अपने आप को जो अनफेवरेबल कंडीशन है, हाई टेम्परेचर हो, अनफेवरेबल कंडीशन हो, ड्राइनेस हो एनवायरनमेंट में, उन सब से अपने आप को बचा के रखने का काम करते हैं। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी जर्मिनेट हो जाएगा और ये प्रॉपर बैक्टीरिया को बना लेगा, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं, कौन कौन से बैक्टीरिया में ये भी होता है। एक तो हमने पढ़ी लिया बैसिलस एंथ्रेसिस, जिसमें शुरू में ये डिस्कवर हुआ था। देखो दे आर नेवर फाउंड इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, दे आर नेवर फाउंड इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। किन किन में होते हैं? मेनली देखो 2 स्पीसीज में ये पाए जाते हैं, बैसिलस बैक्टीरिया में और क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया में। जैसे क्लॉस्ट्रीडियम का एग्जाम्पल क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनाई है ना,
टिटनस का जो होता है। तो ये बेसिलस में और दिस क्लॉस्ट्रीडियम में पाए जाते हैं और ये दोनों ही ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, ध्यान रखने का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये ग्राम निगेटिव में नहीं पाए जाते, ग्राम पॉजिटिव में भी किसी किसी में पाए जाते हैं, जिनमें बेसिलस एंड क्लॉस्ट्रीडियम ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं जहां पर ये देखने को मिलते हैं। ये एक डायग्राम है ग्राम स्टेनिंग का, आगे हम डिस्कस करेंगे कि बैक्टीरियोस्पोर को हम कैसे देख सकते हैं। तो ये ग्राम स्टेनिंग का एग्जाम्पल है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ग्राम स्टेनिंग में से स्टेन नहीं लेते, ये अनस्टेन होते हैं वहां पर और एज अ रिफ्रेक्टाइल मटेरियल दिखाई देते हैं। ठीक है, दे आर अनस्टेन इन ग्राम, अनस्टेन इन ग्राम स्टेनिंग एंड दे लुक लाइक अ रिफ्रेक्टाइल मटेरियल, रिफ्रेक्टाइल। देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पर्पल कलर लिया हुआ है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, और ये जो लाइट पर्पल या एक हेलो टाइप की है ये बीच बीच में आपको दिखाई दे रही होगी, ये है ना, ये आपकी जो है, ये देखो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, हेलो हेलो दिख रहा है बीच में लाइट पर्पल सा कलर का, ये आपका स्पोर है एक्चुअली में, ये स्पोर है जो आपको ग्राम स्टेनिंग में दिखाई दे सकता है। ठीक है, अब सेल के अगर अंदर बैक्टीरियल सेल के अंदर बनना शुरू होते हैं, बनते हैं उसके अंदर, तो उनको हम बोलते हैं एंडोस्पोर। ओके फाइन। इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है जो कि एज एन एमसीक्यू क्वेश्चन भी आता है कि इनमें होता है एक मटेरियल डिपीकॉलिनिक एसिड, डिपीकॉलिनिक एसिड। स्पोर के अंदर एक डिपीकॉलिनिक एसिड होता है। एनवायरनमेंट का जो कैल्शियम होता है वो बैक्टीरिया के लिए हार्मफुल है। फाइन, बैक्टीरिया के लिए जो एनवायरनमेंट का कैल्शियम होता है, होस्ट सेल का कैल्शियम मान लो, जो बाहर का भी जो भी एनवायरनमेंट का कैल्शियम है वो इसके लिए हार्मफुल है। लेकिन ये जो डिपीकॉलिनिक एसिड होता है इनके अंडर में, ये इसके साथ मिलके चिलेटिंग एजेंट बना देता है, चिलेशन कर देता है, चिलेशन आप जानते ही हैं, और जिसकी वजह से ये जो कैल्शियम है अब स्पोर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो कैल्शियम मतलब या कह लो कैल्शियम या फिर होस्ट सेल है ना, स्पोर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि जो डिपीकॉलिनिक एसिड है उसने कैल्शियम का चिलेशन कर दिया। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आता है कि ऐसे कौन से एजेंट हैं जिनसे हम स्पोर्स को भी क्लीनिंग कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया आपको कि हाईली रेजिस्टेंट है, जो नॉर्मल से केमिकल है मारने वाले बैक्टीरिया को उनसे तो नहीं मरती, बहुत सारी एंटीबायोटिक से भी रेजिस्टेंट होते हैं, यूवी रेज से भी रेजिस्टेंट होते हैं। तो क्या क्या चीज़ें वो हैं जिनसे ये मर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं स्पोरिसाइडल एजेंट्स। ये होते हैं स्पोरिसाइडल एजेंट्स जिनसे कि मर सकते हैं स्पोर्स भी। और इसी वजह से यही जो चीज़ें हैं ये स्टेरिलाइजेशन टेक्निक में यूज़ होती हैं। जब हमें किसी चीज़ को पूरी तरह स्टेरिलाइज करना है, जहाँ बैक्टीरिया भी ना हो, बैक्टीरिया का स्पोर भी ना हो, तो हमें यही टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी जहाँ स्पोर मर जाए, क्योंकि जिनसे स्पोर मर जाएंगे बैक्टीरिया तो मर ही जाएंगे उनसे। तो देखो, एक तो ऑटोक्लेव, ठीक है, आपने ऑपरेशन थिएटर में आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ों का ऑटोक्लेव करता है, इंस्ट्रूमेंट होते हैं ऑटोक्लेव करे जाते हैं जिनसे स्पोर भी ना रहे उनके अंदर में, क्योंकि आप ऑपरेशन कर रहे हो, पता चला अंदर स्पोर छोड़ दिया किसी के, बाद में वो फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट हो गया और वहाँ पर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, तो वुंड इन्फेक्शन हो जाएगा, वुंड की हीलिंग लेट होगी, इसलिए ऑटोक्लेव करे जाते हैं इंस्ट्रूमेंट। और भी बाकी चीज़ें हैं जो ऑटोक्लेव करी जाती है, जो हम स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स में पढ़ेंगे। इथाइलिन ऑक्साइड गैस, दो गैस याद रखो, एक इथाइलिन ऑक्साइड है, एक हाइड्रोजन परऑक्साइड है। इथाइलिन ऑक्साइड तो एक तो ऑटोक्लेव टेक्निक होगी जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह करते हैं हम ओटी के, दो गैस होगी इथाइलिन ऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। जो हाइड्रोजन परऑक्साइड होती है वो फूड के जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वहाँ पर भी यूज़ करते हैं, फूड के प्रिजर्वेटिव फूड को स्टेरिलाइज करने के लिए यूज़ होते हैं। जो मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उनको, जो मेडिकल डिवाइस होती हैं कैथेटर्स वगैरह या फिर जो और चीज़ें होती हैं, उनमें उनको स्टेरिलाइज करने के लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। तो दो गैस याद कर लो। फिर आते हैं एल्डिहाइड, दो एल्डिहाइड हो गए, दो गैस को एक साथ याद रखो, दो एल्डिहाइड, ग्लूटरल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड। आप पढ़ के आए हो HCHO है ना, तो फॉर्मल्डिहाइड है, ग्लूटरल्डिहाइड है, CHO ग्रुप वाले जो होते हैं वो दो इसमें एल्डिहाइड याद करने हैं। और एक आपको याद करना है सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो एक ऑटोक्लेव टेक्निक हो गई, दो गैस आपने याद करी, दो एल्डिहाइड याद करे, एक सोडियम हाइपोक्लोराइड याद करी। तो ये सारे के सारे स्पोरिसाइडल एजेंट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर कोई भी MCQ क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से स्पोरिसाइडल एजेंट्स होते हैं एक्सेप्ट
कुछ भी इसमें से जो ऑप्शन होगा वो, जो इनमें से नहीं होगा वो ये एक्सेप्ट में आंसर आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम इनकी शेप की, पोजीशन की। ओके तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि शेप के बेस पे इनको कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये ओवल भी हो सकते हैं या फिर स्फेरिकल भी हो सकते हैं। जैसे ये बैक्टीरिया है, ये हो गए गोल स्फेरिकल, ये बैक्टीरिया है, ये हो गए थोड़े से ओवल। ठीक है, ये स्फेरिकल का एग्जाम्पल हो गया, ये आपका ओवल का एग्जाम्पल हो गया। तो शेप के बेस में ओवल और स्फेरिकल हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं पोजीशन के बेस पे क्या हो सकते हैं। तो देखो, पोजीशन या तो किसी बैक्टीरिया के सेंटर में हो सकती है, जिसको हम सेंट्रल बोलेंगे, सेंट्रल हो गया, या फिर सबसे लास्ट में हो सकती है जिसको हम टर्मिनल बोलेंगे, टर्मिनल स्पोर। जैसे ये बैक्टीरिया है, इसके लास्ट में यहाँ पर स्पोर है, ये टर्मिनल हो गया, ये सेंट्रल हो गया। ठीक, या फिर ऐसा हो सकता है कि जैसे बैक्टीरिया है, ना तो उसके सेंटर में है ये और ना ही लास्ट में है, ये कहीं मान लें ये बैक्टीरिया इतना मान लो, ये सेंटर होता, सेंटर के साइड में और ना ही बिल्कुल इस पर है, इसको हम बोलते हैं सब टर्मिनल। ठीक है, तो या तो सेंटर में हो, देखो सिंपल है, या तो ओवल हो गया, स्फेरिकल हो गया, या तो सेंटर में हो गया सेंट्रल, या फिर लास्ट में हो गया सब टर्मिनल, उनके बीच में जो हुआ कहीं को सब टर्मिनल हो गया। अब आते हैं विड्थ के बेस पर क्या बोल सकते हैं। विड्थ के बेस पर भी दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं हम, या तो बल्जिंग या फिर नॉन बल्जिंग। या तो बल्जिंग स्पोर, या फिर सबके आगे स्पोर लगा देंगे, या फिर नॉन बल्जिंग स्पोर। जैसे ये सेल है बैक्टीरिया की, है ना, उसके अंडर में डेवलप हो रहे हैं, और ये सपोज करो कि सेल के जितनी सेल की विड्थ है, और थोड़ा सा अच्छा डायग्राम बना देते, जितनी सेल की विड्थ है उससे कम विड्थ है या उसके बराबर विड्थ है, तो ये हो गए आपके नॉन बल्जिंग टाइप के। लेकिन अगर जितनी सेल की विड्थ है उसकी विड्थ से फालतू निकल रहे हैं, देखने में लगेगा आपको ऐसा, तो ये हो गया आपका बल्जिंग टाइप। ठीक है, बल्जिंग एंड नॉन बल्जिंग। अब हम दो में याद कर रहे हैं, एक क्लॉस्ट्रीडियम, एक बैसिलस। याद रखो बैसिलस और बल्जिंग साथ नहीं है, साथ नहीं है। तो जो नॉन बल्जिंग टाइप के हैं आपके, जो नॉन बल्जिंग टाइप के हैं उसका एग्जाम्पल बैसिलस है, और जो बल्जिंग है उसका एग्जाम्पल क्लॉस्ट्रीडियम है। ठीक है, याद रखना है बी फॉर बैसिलस, बी फॉर बल्जिंग, लेकिन ये साथ साथ नहीं है। यहाँ पे बैसिलस में नॉन बल्जिंग टाइप है, क्लॉस्ट्रीडियम में बल्जिंग टाइप है। तो ये हो गए इसके कहाँ पर अरेंजमेंट्स, कैसे शेप हो सकती है, कैसे विड्थ हो सकती है, कहाँ पर हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट हम ये इस तरीके से हो सकते हैं। अब आता है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्पोर्स। अभी मैंने एक तो आपको दिखाया था उससे ग्राम स्टेनिंग। तो देखो ग्राम स्टेनिंग भी कर सकते हैं कि ग्राम स्टेन में ये अनस्टेन बैक्टीरिया होते हैं, यानी स्टेन नहीं लिया, अभी मैंने एक फोटो दिखाया था आपको, अनस्टेन होते हैं और रिफ्रेक्टाइल नजर आते हैं। ठीक है, जैसे पूरा बैक्टीरिया पर्पल दिख रहा था, लेकिन जहां पे स्पोर था वो एक रिफ्रेक्टाइल हेलो टाइप का दिखाई दे रहा था, अनस्टेन्ड। दूसरा आप कर सकते हो मॉडिफाइड ज़ेडन स्टेनिंग, है ना, ज़ेडन स्टेनिंग बोल लो या ज़ेडन टेक्निक्स बोल लो। तो जो हमारा ये बैक्टीरिया है ये वीकली एसिड फास्ट है, वीकली एसिड फास्ट। इसका क्या मतलब है, देखो जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं जैसे माइकोबैक्टीरियम है, वो उसमें रेड कलर के दिखाई देते, थोड़ा सा कम रेड हो जाए कंपैरेटिवली, रेडिश पिंकिश कह सकते हो आप इनको। तो ये रेडिश पिंकिश दिखाई देंगे, एसिड फास्ट हैं, एसिड फास्ट है मतलब ज़ेडन स्टेनिंग से कलर ले रही है ना, तो एसिड फास्ट है, और ये आपका कलर लेंगे पिंक या रेड कलर का इसमें। उसके बाद कुछ स्पेशल स्टेन होती है, ये दो स्पेशल स्टेन है, इनका नाम याद रख लो, दैट्स एनफ फॉर यू।
शेफर्स फुल्टन स्टेन, शेफर्स फुल्टन स्टेन, एस फॉर शेफर्स, एस फॉर स्पोर। दूसरा है मोलर स्टेन, तो आपको याद रखना है मोलर्स स्टेन है एंड शेफर्स फुल्टन स्टेन है, जिनसे हम उनको स्पोर्स को कलर करके देख सकते हैं। स्टेनिंग टेक्निक्स में आता है। अब इनका एप्लीकेशन क्या है? देखो, हम कह रहे हैं कि भाई स्पोर नॉर्मली क्या है, हाईली रेजिस्टेंट कंडीशन है ना। जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी, न्यूट्रिशन कम हो गया, तो बैक्टीरिया अपने आप को एक राउंडेड टाइप की स्ट्रक्चर में कवर कर लेता है, बना लेता है, उसको स्पोर हम कहते हैं। तो या तो स्पोर इसके अंदर में होते हैं, बाकी बैक्टीरिया हट जाते हैं, खाली स्पोर ही रह जाता है सेल का, मतलब वो रेजिस्टेंट कंडीशन है। जब फेवरेबल कंडीशन आएगी वो जर्मिनेट कर जाएंगे और नॉर्मल वेजिटेटिव सेल यानी बैक्टीरियल सेल बना लेंगे। ये रिप्रोडक्शन का मेथड नहीं है, पहली बात तो ये पॉइंट तुम्हें याद रखने हैं। अब क्या है कि अगर मान लिया हमने ऑटोक्लेव तो कर लिया, ठीक, इंस्ट्रूमेंट्स को, और वहाँ पे हमारे पास कोई ऐसी टेक्निक हो जहाँ से, जैसे अब हमने तीनों टेक्निक्स हैं, ज़ेडन टेक्निक और ये टेक्निक या फिर स्पेशल स्टेन है, हम वहाँ देख लें कि स्पोर नहीं है वहाँ एक भी, ठीक है। तो अगर स्पोर नहीं है इसका मतलब क्या है कि वो अच्छे से स्टेरिलाइज वहाँ पर हो चुका है। तो हम स्टेरिलाइजेशन टेक्निक कितनी एफिशिएंट है, कितने अच्छे से करी है, उसको देखने के लिए देख सकते हैं कि वहाँ कोई स्पोर दिखाई दे रहा है या स्पोर नहीं दिखाई दे रहा। नहीं, एब्सेंस ऑफ स्पोर जो है इसका मतलब है कि प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंफ्यूज नहीं करना है। एब्सेंस ऑफ स्पोर्स मीन्स एफिशिएंट टेक्निक्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन, एफिशिएंट स्टेरिलाइजेशन बोल देती हूँ मैं, यानी कि उस जगह का, उस इंस्ट्रूमेंट का या जिसके लिए भी आप यूज़ कर रहे हो उसका एक एफिशिएंट स्टेरिलाइजेशन हुआ है। इसके लिए हम दो नाम याद रख सकते हैं, जियोबैसिलस, बैसिलस तो है ही, जियोबैसिलस, स्टीरोथर्मोफिलस। स्टीरोथर्मोफिलस ये ऑटोक्लेव का देखने के लिए कि ऑटोक्लेव सही से हुआ है कि नहीं, यानी अगर इसका एब्सेंस है, इसके स्पोर्स का एब्सेंस है, वो नहीं है वहाँ पर, तो इसका मतलब ऑटोक्लेविंग प्रॉपर हुई है। प्लाज्मा स्टेरिलाइजर के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। देखो, नाम याद रखना बहुत आसान है, जियोबैसिलस। बेसिलस तो हमने कहा ही है कि स्पोर्स होते ही बेसिलस में है और क्लॉस्ट्रीडियम में है। जियो माने धरती के लिए बोल सकते हो ना, ग्राउंड के लिए जियो यूज़ कर लेते हैं हम, या जियो का फ़ोन है वो यूज़ सोच सकते हो, बस स्पेलिंग में थोड़ा फ़र्क है। तो जियो आप उसके लिए कर सकते हो, जियोबैसिलस। स्टीरियोथर्मोफिलस, थर्मोफिलस एक्चुअली टेम्परेचर से रिलेटेड है, तो हम वैसे भी याद रख रहे हैं कि जो हमारे स्पोर्स होते हैं वो टेम्परेचर के लिए भी रेजिस्टेंट है, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं, सालों तक जिंदा रहते हैं, ठीक है, ऐसा रह सकते हैं। डिफरेंट बैक्टीरिया का डिफरेंट टाइम होता है कि कितने टाइम तक स्पोर्स है, पर ईयर्स तक भी वो रह सकते हैं। तो ऐसे याद रख सकते हो, जियोबैसिलस स्टीरोथर्मोफिलस, थर्मोफिलस टेम्परेचर के नाम से याद रख लो, स्टीरोथर्मोफिलस। उसके बाद बैसिलस, मैंने कहा बैसिलस में होते हैं क्लॉस्ट्रीडियम में, तो बैसिलस एट्रोफियस, अब कैसे भी याद रख लो, एट्रोफियस है ना। ये हॉट एयर ओवन का एंड इथाइलिन ऑक्साइड स्टेरिलाइजर, उनकी एफिशिएंसी, कि वो कितने अच्छे स्टेरिलाइजर हुए हैं, स्टेरिलाइज हुए हैं या कितने अच्छे से कर पा रहे हैं स्टेरिलाइज, उनको देखने के लिए हम इनका यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों बैक्टीरिया, इन दोनों को याद रखना बहुत ज़रूरी है कि भाई इन स्पोर्स का हम ऐसे एप्लीकेशन कर सकते हैं। फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्पोर्स, दैट स्पोर्स आर found in some bacteria, not in all, especially in gram positive, they never found in gram negative. Bacillus and Clostridium इसके एग्जाम्पल्स हैं। और ये स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स की जो भी है ना, प्रॉपर उनको देखने के लिए कि अगर उनका एब्सेंस है स्पोर्स का, इसका मतलब बहुत अच्छे से वो काम कर रही है टेक्निक, स्टेरिलाइजेशन की टेक्निक्स, या हमने दोनों के लिए अलग अलग दो बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स बताए हैं। थैंक यू वेरी मच।